हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी मैपिंग। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, लास्ट की सारी वीडियोज़ में मैंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपका होता है, ह्यूमन रिसोर्स जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी आपके वर्कर्स हैं, मैनेजर हैं, उनके डेवलपमेंट करना मीन्स उनकी जो नॉलेज है, एफिशिएंसी है, जो स्किल्स है, उनको इम्प्रूव करना, जो आपकी क्या है वर्क क्वालिटी को बेहतर बनाएगी, वर्क क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लेके आएगी। तो ये क्या है, आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि जो आपके फर्म के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या किया जा सके, आसानी से अचीव किया जा सके। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कंपिटेंसी मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपिटेंसी मैपिंग क्या होता है? अभी इसमें आपके ना दो वर्ड्स आते हैं, एक है कंपिटेंसी और एक मैपिंग। कंपिटेंसी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, योग्यता। योग्यता होता क्या है? किसी भी जो ह्यूमन है उसके काम करने की जो शक्ति है, जिस तरीके से वो काम करता है, तो वो उसकी क्या है, योग्यता है कि वो किस में एफिशिएंट है, किस काम को करने में ज़्यादा एफिशिएंट है, वो उसकी क्या है, योग्यता है। तो मैपिंग का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे फ़ोन में भी होता है मैप वगैरह, सभी जानते हैं। तो मैपिंग जैसे कि मैंने बताया कि सबके फ़ोन में जैसे मैप होता है कहीं जाने का रास्ता, ठीक है, तो उसी प्रकार से ये क्या होता है, कंपिटेंसी मैपिंग होता है। अब कंपिटेंसी मैपिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका? कंपिटेंसी का मतलब होता है, कंपिटेंसी मैपिंग आइडेंटिफाइज द एबिलिटीज एंड इन एफिशिएंसीज ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो कंपिटेंसी मैपिंग होती है, वो जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो योग्यता होती है, जो अयोग्यता होती है, जो उनकी एफिशिएंसी होती है और जो उनकी इनएफिशिएंसी होती है, उसके बारे में पता लगाने में क्या होती है, ये हेल्पफुल होती है कंपिटेंसी मैपिंग। उसके बाद दिया हुआ है, कंपिटेंसी मैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, knowledge and behaviors of employees and integrating them into various process of the organization in order to effectively accomplish a task। तो ये जो मतलब कि कंपिटेंसी मैपिंग क्या होती है? कंपिटेंसी मैपिंग किसी काम को किस तरीके से, मतलब कि किसी काम को इफेक्टिव तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है, ठीक है, उसके लिए मतलब कि उस काम को इफेक्टिव तरीके से पूरा करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें क्या क्या उनमें एबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या उनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या उनकी क्षमता होनी चाहिए, उनकी नॉलेज कैसी होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सबको आइडेंटिफाई करती है कंपिटेंसी मैपिंग। और जो आपकी कंपिटेंसी मैपिंग है वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और जो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, कार्य मूल्यांकन हम जिसे बोल देते हैं, उसमें भी ये क्या होती है, हेल्पफुल होती है, जो आपकी कंपिटेंसी मैपिंग होती है। अब ये तो था हमारा कंपिटेंसी का मीनिंग। तो इसके बाद हमारा पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स, कि जो आपकी कंपिटेंसी मैपिंग है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्या क्या उसकी नीड्स हो सकती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सूचना प्रेषण में सहायक। तो जो कंपिटेंसी मैपिंग होती है वो क्या प्रोवाइड करवाती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, चाहे जिस मर्जी से रिलेटेड हो। जिस मर्जी से मतलब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा ना कि किसी काम को करने के लिए किस एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, किस नॉलेज की ज़रूरत होती है और किस टाइप की एबिलिटी की ज़रूरत होती है, उस सब के बारे में कौन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, आपकी कंपिटेंसी मैपिंग प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद आता है हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, प्रशिक्षण आवश्यकताओं को जानने में सहायक। तो जो कंपिटेंसी मैपिंग होती है वो जो जितने भी आपकी ट्रेनिंग की नीड्स हैं, मीन्स ट्रेनिंग के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए और क्या क्या उसके लिए मतलब कि ट्रेनिंग्स कैसे होने चाहिए, ट्रेनर्स सिखाने वाले कैसे होने चाहिए, इन सभी के नीड्स को, और एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग के लिए एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ये सभी नीड्स को पूरा करने के लिए हेल्पफुल किसे माना जाता है, ट्रेनिंग
कंपिटेंसी मैपिंग को हेल्पफुल माना जाता है। इसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट आता है उसमें आता है इंक्रीज एम्प्लॉई कंपिटेंसी, कर्मचारियों की योग्यता में वृद्धि, कर्मचारी या कर्मचारियों की योग्यता में वृद्धि। अब कंपिटेंसी मैपिंग में क्या है, कंपिटेंसी मैपिंग एक तरह की सूची होती है जिसमें क्या लिखा होता है, जो भी मतलब कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या उनकी अथॉरिटीज़ होती हैं। अगर उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है, उनको उनकी अथॉरिटी सौंप दी जाती है, तो वो अकाउंटेबल भी बन जाते हैं, वो जवाबदेही भी बन जाते हैं अपने काम के प्रति। अगर उनको ऐसा बना दिया जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की है और जो मतलब कि अथॉरिटी है वो भी उन्हीं के पास है अपने काम के लिए, और जो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है वो भी उनकी खुद की है, तो वो क्या करेंगे और भी सतर्क होकर, मीन्स और भी अच्छे तरीके से वो क्या करेंगे, काम करेंगे ध्यान में रख के कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। अगर गलती होगी तो अकाउंटेबल भी हम ही है, जवाबदेही भी हमें देनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे और भी अच्छे से क्या करेंगे, काम करेंगे, जिससे कि उनकी जो योग्यता है, जो उनकी कॉम्पिटेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद आता है इफेक्टिव इवेल्युएशन, प्रभावी मूल्यांकन। अब प्रभावी मूल्यांकन क्या कहता है, अब इसमें क्या किया जाता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो काम है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटेंसी मैपिंग के जरिए मिल जाती है। ठीक है, तो जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग है वो जो इवैल्यूएशन है उसे भी इफेक्टिव बनाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो काम करते हैं उनकी एम्प्लॉयज़ की जो कार्य करने की जो क्षमता है उसको जो फिक्स स्टैंडर्ड होते हैं उनके सहारे उनको क्या किया जाता है, निष्पादन किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस का क्या किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है कि वो कितनी एफिशिएंट तरीके से काम को कर रहे हैं। और इन्हीं स्टैंडर्ड के बेस पे इवेल्युएशन करके उनके पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स की सूचना टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाई जाती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है इंक्रीज एम्प्लॉई मोराल्स। अब ये क्या कहता है कि जो कंपिटेंसी मैपिंग होती है वो एम्प्लॉयज़ के मनोबल में वृद्धि करती है। क्यों? क्योंकि कंपिटेंसी मैपिंग में सब कुछ लिखा होता है कि उनको क्या, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या उनको चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट उनको चाहिए, कौन से पर्सन को कैसी जॉब चाहिए। अगर आप राइट पर्सन टू राइट जॉब दे देते हो तो उनका जो मोराल है वो क्या होगा, हाई होगा। टाइम टू टाइम उनको रिवार्ड दोगे, बोनस उनको प्रोवाइड करवाओगे तो उनका मोराल और भी हाई होगा, जिससे वो और भी एफिशिएंट तरीके से क्या करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है अचीव ऑब्जेक्टिव्स। कॉम्पिटेंसी मैपिंग मीन्स एक मैप है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचना कैसे है। अगर वो आपका मैप इफेक्टिव है, मीन्स आपका जो मैप है वो तैयार है कि किसी पोस्ट के लिए कैसी योग्यता का, कैसी नॉलेज का और कैसी एफिशिएंसी का एम्प्लॉय आपको चाहिए। अगर आप उस एम्प्लॉय को उस पर सेट कर देते हो तो वो क्या करेगा, और भी एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। अगर उसका मोरल हाई है तो वो अच्छे से काम करेगा, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से अचीव कर सकते हो। उसके बाद एट्थ पॉइंट आता है प्रोवाइड इफेक्टिव प्लानिंग। अब जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग होती है वो क्या है, एक इफेक्टिव प्लानिंग प्रोवाइड करवाती है। वो एक इफेक्टिव प्लानिंग बनाने में भी हेल्पफुल होती है। जैसे कि हमने बताया कि जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग होती है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन प्लानिंग के लिए भी ज़रूरी होती है, हेल्पफुल इन प्लानिंग होती है। और जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग होती है वो हेल्पफुल इन पॉलिसीज़ होती है, मीन्स पॉलिसीज़ को बनाने में, रूल रेगुलेशन को बनाने में कॉम्पिटेंसी मैपिंग जो होती है वो हेल्पफुल होती है। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट आता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो आपकी कॉम्पिटेंसी मैपिंग होती है वो जो आपके ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, मानव संसाधन होते हैं, उनका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन ये क्या बनाती है, संभव बनाती है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंसी मैपिंग के जरिए पता चल जाता है किस पोस्ट पे कैसे एम्प्लॉय की आपको ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, एम्प्लॉय की सिलेक्शन करते हो, पहले उसे रिक्रूट करते हो, फिर उसकी सिलेक्शन करते हो, फिर उसे अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हो, अदरवाइज उसे राइट पर्सन टू राइट जॉब दे देते हो, जिससे कि जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। तो ये आपके कुछ कॉम्पिटेंसी मैपिंग की नीड्स थी, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, उसकी एक इम्पोर्टेंस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमने इसमें डिस्कस की।
अब आगे इसकी छोटी सी प्रोसेस आती है कॉम्पिटेंसी मैपिंग की, जिसमें 4 स्टेजेस दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग का जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर मीन्स जो एक पोस्ट है उसके लिए कैसी एफिशिएंसी की ज़रूरत है, कैसी एबिलिटी के एम्प्लॉय की ज़रूरत है, कैसी उसके लिए नॉलेज चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए, उस पोस्ट के लिए कौन सा पर्सन बेस्ट है, पहले उसका इसमें क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। उसमें सेट किया जाता है कि इसके लिए कैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। उसके बाद क्या है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नॉलेज, उनकी एफिशिएंसी का पता लगाया जाता है। वो कैसे, उसमें आपके 2 तरीके आएंगे, एक आपका क्वेश्चनेयर मेथड और दूसरा आपका इंटरव्यू मेथड, जिसमें आप डायरेक्टली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी का आप पता लगा सकते हो कि उनकी नॉलेज क्या है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, उनकी स्किल्स क्या हैं और वो किस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो उसको उसके अकॉर्डिंग बाद में क्या करेंगे, जॉब प्रोवाइड करवा देंगे। ये था आपका फर्स्ट स्टेज। अब उसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेप में क्या है कि जो भी मतलब कि इनपुट्स मिला है, क्वेश्चनियर मेथड से जो मिला है, इंटरव्यू मेथड से जो इनपुट मिला है, उसका जो मतलब कि पोस्ट वाइज उसका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि वो पोस्ट के लिए सही है या नहीं है, कौन सा एम्प्लॉय किस पोस्ट के लिए सही है, सारा कुछ एनालिसिस किया जाता है। और उस एनालिसिस के बाद देखा जाता है जो एम्प्लॉयज़ की जो एबिलिटी है वो पोस्ट को क्या करती है, प्रभावित, उस पर अफेक्ट डालती है या नहीं है। जैसी हमने पोस्ट रखी है उसके अकॉर्डिंग उसकी नॉलेज एफिशिएंसी है या नहीं है। अब फर्स्ट स्टेज में क्या था, हमने पोस्ट क्रिएट की, पोस्ट के अकॉर्डिंग नॉलेज एफिशिएंसी डिसाइड की, उसमें हमने एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू लिया, उनसे रिलेटेड सारी हमने इंफॉर्मेशन क्या की, कलेक्ट की। अब सेकंड स्टेज में हमने क्या किया, उनकी जो एफिशिएंसी थी, जो एबिलिटी थी, उसकी क्या की, पहचान की कि उस वो कौन सी योग्यता में अधिक निपुण है। अब थर्ड स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज में आपका जो पोस्ट है उसमें एक लेवल का निर्माण किया जाता है जिसे हम उपलब्धि स्तर कहते हैं। ठीक है, अब उस उपलब्धि स्तर के अकॉर्डिंग जो बाकी सारे कार्य हैं, अन्य मतलब उससे रिलेटेड जितना भी वर्क है उसकी पहचान की जाती है कि जो मतलब कि पोस्ट वाइज है उनसे रिलेटेड क्या क्या आप काम कर सकते हैं। और जो फोर्थ आता है, जो लास्ट स्टेज आता है, उसमें क्या है, जो मतलब कि कॉम्पिटेंसी हमने प्राप्त की है, जो भी हमारा जॉब्स वगैरह, पोस्ट वगैरह जो भी है उनसे रिलेटेड जो भी एफिशिएंसी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्पिटेंसी मैपिंग को तैयार करते हैं फाइनल स्टेज के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज एंड लास्ट इज फोर्थ स्टेज। तो ये आपके 4 स्टेजेस थे प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग के। अब इसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक आता है कॉम्पिटेंसी मैपिंग की एडवांटेज, कि जो आपकी कॉम्पिटेंसी मैपिंग है उसके क्या क्या लाभ हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या लाभ मिलते हैं, एम्प्लॉयज़ को क्या क्या लाभ मिलते हैं, मैनेजर्स को क्या क्या लाभ मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर कुछ एडवांटेज दी हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग होती है उसका यूज़ करने से, अगर उसके द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आसानी से अचीव किया जा सकता है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इस एम्प्लॉय के में कैसी नॉलेज है, कैसी मतलब कि जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्या नॉलेज चाहिए, तो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। उसके अकॉर्डिंग राइट पर्सन टू राइट जॉब दे के आसानी से ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। अब क्या है, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको जॉब दे दी जाती है, जिस काम में वो एफिशिएंट हैं या जिस काम को करने में उन्हें मज़ा आता है उनको वही काम दे दिया जाता है, जिससे कि वो क्या है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़कर नहीं जाते हैं। इससे जो आपकी एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है, श्रम आवर्तन दर है, उसमें क्या आती है, कमी आती है। रेशियो टर्नओवर रेशियो, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो आपका क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रेटजी फॉर्मेशन, रणनीति निर्माण। तो जो आपका कॉम्पिटेंसी मैपिंग है वो स्ट्रेटजी बनाने में भी काम आता है, क्योंकि जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि किस पोस्ट के लिए कैसी एफिशिएंसी चाहिए।
तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं, स्ट्रेटजीज तैयार की जाती हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मेशन बनाई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपके रूल रेगुलेशन पॉलिसीज सब बनाए जाते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हेल्पफुल इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। मीन्स जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग होता है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी क्या है, हेल्पफुल है। पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम में देख लीजिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या है, वो ट्रेनिंग की सारी नीड्स का पता लगाता है कि एक एम्प्लॉय को कैसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें ये आसानी हो जाती है कि उनको ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन से एम्प्लॉय को कैसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो वो कॉम्पिटेंसी मैपिंग में सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि किस एम्प्लॉय को कैसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो सीधा उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है हेल्पफुल इन हाई प्रोडक्टिविटी। जो आपका कॉम्पिटेंसी मैपिंग है वो हाई प्रोडक्टिविटी में भी हेल्प करता है। वो फर्म की उच्च उत्पादकता में सहायक होता है, उसकी उत्पादकता में क्या करता है, वृद्धि करता है, प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है हेल्पफुल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग होता है उसके अंदर सारा कुछ लिखा होता है कि किस पोस्ट के लिए किस नॉलेज के एम्प्लॉय की ज़रूरत है, किस एफिशिएंसी की ज़रूरत है, और किस एबिलिटी का होना ज़रूरी है एम्प्लॉय के अंदर। तो जिससे जो आपका रिक्रूटमेंट है और सिलेक्शन है उसको भी आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस नॉलेज का, किस एफिशिएंसी का और किस एबिलिटी का एम्प्लॉय चाहिए किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो आप उसके बेस पे ही जो रिक्रूटमेंट है, जो सिलेक्शन है, आसानी से कर सकते हो। जैसे कि हमने पीछे प्रोसेस में अभी पढ़ा है, फर्स्ट स्टेज में क्या है कि जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग है उसमें एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सारा कुछ लिखा होता है कि वो हम कैसे लेते हैं, क्वेश्चनेयर मेथड और इंटरव्यू मेथड के द्वारा हम डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ से ही उनकी नॉलेज के बारे में पता कर लेते हैं। ठीक है, तो जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग है वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में भी क्या है, हेल्पफुल है। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट आता है बेटर कम्युनिकेशन। बेटर कम्युनिकेशन कैसे, जो मतलब कि आपका कॉम्पिटेंसी मैपिंग है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, उसके अंदर सारी नीड्स के बारे में पता होता है। तो जिससे क्या है, जो मतलब कि आपके मैनेजर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में टू वे कम्युनिकेशन बना रहता है। क्यों? क्योंकि मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ को कुछ बताना होता है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेजर को कुछ प्रॉब्लम्स बतानी होती है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये उनको नीड्स, ये नीड्स हैं। तो वो सारी कॉम्पिटेंसी मैपिंग के लिए भी ज़रूरी होती है, उनको लिखना पड़ता है कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग में क्या क्या लिखना पड़ता है, सारा कुछ की नॉलेज क्या है, क्या नीड्स है, ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ की कमी है। ठीक है, तो ये मतलब कि सारी प्रोसेस क्या करती है, जो आपके मैनेजर्स हैं और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में अच्छे रिलेशंस और उनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन बनाने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद एट्थ पॉइंट आता है हेल्पफुल इन प्रमोशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग जो है वो प्रमोशन में भी हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि उनको जैसे कई बार प्रमोशन करते वक्त ना, प्रमोशन के टाइम क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पता नहीं लगा पाती कि किस एम्प्लॉय की प्रमोशन करनी है। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग के जरिए वो पता लगा सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, कौन सा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और किसको प्रमोशन की ज़रूरत है और किसको नहीं है। अगर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एम्प्लॉय को कॉम्पिटेंसी मैपिंग के जरिए पता चल जाता है कि किस काम को कैसे करना है, कितने एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं उस काम को, और वो क्या करता है उतने ही एफिशिएंट तरीके से उस काम को करने में लग जाता है, जिसके कि धीरे धीरे उसकी क्या हो जाती है, प्रमोशन हो जाती है। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट आता है हेल्पफुल इन पर्सनल एनालिसिस, व्यक्तिगत विश्लेषण में सहायक। तो जो आपका कॉम्पिटेंसी मैपिंग है वो पर्सनल एनालिसिस में भी क्या है, हेल्पफुल है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है ना, लास्ट वीडियोज में हमने पढ़ा है कि जो मतलब कि फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या करना है, आपस में मिलाना है, वे एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो पर्सनल एनालिसिस है उसके द्वारा हमें ये पता लग सकता है कि उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को एक कर दें, मीन्स उनको आपस में मिला दें, तो जो एम्प्लॉय है वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करेगा, जिससे कि आपके जो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी
आसानी से अचीव हो जाएंगे। तो जो मतलब कॉम्पिटेंसी मैपिंग है वो आपके एम्प्लॉयज़ का पर्सनल एनालिसिस करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद 10th एंड लास्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन डेवलपमेंट, विकास में सहायक। तो जो आपका कॉम्पिटेंसी मैपिंग होता है वो विकास में भी सहायक होता है, डेवलपमेंट में भी सहायक होता है। कैसे, वो मैंने बताया आपको कि जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग है वो आपकी ट्रेनिंग की नीड्स को पता लगाने में सहायक है, और ये भी पता लगाने में आपके हेल्पफुल है कि किस एम्प्लॉय को क्या चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो मतलब कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का के लिए हेल्पफुल होता है एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करने में। उसके बाद हमने आज की जो वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा कॉम्पिटेंसी मैपिंग के बारे में पढ़ा, कॉम्पिटेंसी का मीनिंग पढ़ा, और कॉम्पिटेंसी का जो मतलब कि इम्पोर्टेंस, उसकी क्या नीड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, उसकी हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा, और उसकी क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में भी हमने कॉम्पिटेंसी मैपिंग के अंदर पढ़ा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा ये कॉम्पिटेंसी मैपिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। सो आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।